मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर ललित? और स्लाइड विजिबल है? हाँ सर, स्लाइड विजिबल है, आवाज भी आ रही है। तो शुरू करें। हाँ सर। ओके। गुड इवनिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच ऑफ पंचकर्म वुमन इन डिसीजेस। अभी वसंत ऋतु शुरू है और सबको पता है वसंत ऋतु में कफ की बीमारियां होती है और कफ की प्रधान चिकित्सा वमन बोली गई है। वैसे वमन यह ऊर्ध्व आमाशय का शोधन बोला गया है और सबसे इंपॉर्टेंट शोधन चिकित्सा में वमन है। तो वमन ये चिकित्सा करते समय कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, ये वन बाय वन हम इसमें देखने वाले हैं। सभी पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट है कि अपना ऑडियो म्यूट। सर एक बार खुद को अनम्यूट कीजिए, मैंने सबको म्यूट किया था तो आप भी म्यूट हुए। ओके। अभी आवाज आ रही मेरी? सर, स्लाइड भी मूव हो रही है। हाँ, हो रही ना अभी? ठीक है, ओके। हाँ। तो वमन किस किस डिसऑर्डर्स में किया जाता है, एक जनरल आउटलाइन बताता हूँ। जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस है, पीनस व्याधि है, कास है, ओबेसिटी। अर्टिकेरिया के पेशेंट के अंदर वमन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उदर दर्द, कोट इस पेशेंट में। नवज्वर के पेशेंट में, स्किन डिसऑर्डर्स के पेशेंट में वुमन प्राइम इंडिकेशन बोला गया है। इनडाइजेशन और अम्ल पित्त के पेशेंट में। अब वुमन का क्या इंपॉर्टेंस है, एक दो केसेस के साथ मैं कुछ वुमन के बारे में डिटेल बताना चाहता हूँ। आपको कोरोना की सेकंड वेव याद होगी, जब पेशेंट को एडमिट करने के लिए भी जगह नहीं थी। ऐसे टाइम कुछ इमरजेंसी वाले पेशेंट हमको ठीक करने का मुझे सौभाग्य मिला, जिसके अंदर एक पेशेंट था जिसका ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेचुरेशन 80% था, O2 सेचुरेशन। और इस पेशेंट को एडमिट करने के लिए कहीं बेड नहीं था। तो डॉक्टर, इसके जो रिलेटिव थे मेरे पास आए, बोले "अब हम इसमें कुछ कर सकते क्या?" तो अगर ऐसा पेशेंट अगर एडमिट होता है तो उसको इमरजेंसी में आपको O2 लगाना पड़ता है। साथ में बहुत सारी मेडिसिन उस टाइम जो रेमडेसिविर वगैरह चलती थी वो देना पड़ता है। तो इस पेशेंट को मैंने सिंपल एक काम किया, क्योंकि पेशेंट का कंसेंट लेके मैंने उसको बताया कि अपन इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इस पेशेंट को सिंपल मैंने सद्य वमन दिया। सत्य वमन कंसेप्ट क्या है, किस कंडीशन में दिया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब हम वमन के डिटेल में जब देखेंगे तब देखेंगे। तो इस पेशेंट को मैंने सद्य वमन दिया और विद इन 24 आवर्स उस पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन जो 80 था वो 92 तक चले गया। फिर इस पेशेंट को ना ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ी और ना ही रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन और बाकी मेडिसिन देने की जरूरत पड़ी। और केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में ये पेशेंट मैनेज हो गया। तो क्लासिकल वुमन के तो इंडिकेशंस या इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि सत्य वुमन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जब दोष आमाशय में या कोष्ठ के अंदर ऑलरेडी उपस्थित है, तानी उपस्थित दोषाणी, इस कंडीशन में हम सद्य वमन देते हैं। तो ऐसे अगर आमाशय में दोष उपस्थित है और सद्य वमन दे दिया तो भी पेशेंट में रिजल्ट मिलते हैं। तो क्लासिकल वमन जो अभ्यंतर स्नेहपान करके हम देते हैं, उसके रिजल्ट तो और भी बेटर देखने को मिलते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ पंचकर्म, हम कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर होते हैं जो बिल्कुल पंचकर्म नहीं करते और जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिंदास पंचकर्म करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। आचार्य चरक ने गृहिणी अध्याय में लिखा गया है कि गृहिणी होने के क्या क्या कारण है। तो उसके अंदर उन्होंने अभोजनात्, अति अजीर्ण भोजनात्, अति भोजनात्, विषमाशनात्, असात्म्य गुरु शीत अति रुक्ष संदुष्ट भोजना, ये
पॉजिटिव फैक्टर बताया, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बताया, वो है विरेक वमन स्नेह विभ्रमाद व्याधि कर्षणात्। यानी वमन विरेचन और स्नेह अभ्यंतर स्नेहपान प्रॉपरली अगर नहीं किया गया तो ये क्या करता है, दुष्यत्य अग्नि स दुष्टन्नम न तत पचति लघु अपि अपच्यमानम सुप्तत्वम यात्यन्नम विष रूपताम। ये ग्रहणी व्याधि उत्पन्न करता है। तो वमन विरेचन अगर प्रॉपर नहीं किया गया, संसर्जन क्रम प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया, क्लासिक्स में जिस तरीके से इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कंडीशंस बोली वो अगर फॉलो नहीं करते, तो आप उस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग के लिए ग्रहणी एक व्याधि से सफर करवाते हैं। और बहुत से बार आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इस बात को नोटिस भी नहीं करते, ना एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारे वमन विरेचन प्रॉपर न करने की वजह से इसको हुआ है। मैंने पिछले 25 साल में कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हुए देखे हैं कि जिनको वमन विरेचन किया 1 साल के पहले और अब उसको ग्रहणी हो गया है। तो आपको वमन विरेचन के जो प्रोसीजर बताई वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, नहीं तो उसमें आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। अगर ग्रहणी व्याधि अगर पेशेंट को हो गया तो उसमें क्या क्या होता है, ये आचार्य चरक ने सामने के श्लोक में लिखा है। तस्य लिंगम अजीर्णस्य विष्टम्भ सदनम ततः। और उसमें क्या क्या व्याधि होते हैं, इतने सब बीमारियों के नाम। अब यहाँ पे वोमन के बारे में ज्यादा फोकस करना है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन इतने सब व्याधियां वोमन प्रॉपर न करने से या फिर ग्रहणी व्याधि से उत्पन्न होती है, जिसमें यक्ष्म, पीनस, मेहयादीन, कफजान, कफसंगतम, करोति वात संसृचम वातचाच गदानुभव। इतनी सब व्याधियां ग्रहणी व्याधि से उत्पन्न होती है। और ये ग्रहणी व्याधि वमन विरेचन प्रॉपर न करने से भी हो सकता है, ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आचार्य चरक ने और अष्टांग संग्रहकार ने स्किन डिसीज के जो हेतु बोले हैं, जिसके अंदर खास करके इतने सब हेतु उन्होंने बताए हैं जो इस श्लोक में लिखे हैं। लेकिन उसमें के कुछ कुछ बोलता हूं मैं, जैसे सीतांबु सेविनाम मिथ्या आहार विहरण विशेषिदनम विरोधिनाम, मतलब विरुद्ध आहार, और इन सब करने से स्किन डिसीज होते हैं। और आजकल के हम पेशेंट में देखते हैं मैक्सिमम ये सब पॉजिटिव फैक्टर मिलते हैं। और इस यही कारण है कि स्किन डिसीजेस अभी बढ़ गए हैं। तो स्किन डिसीज की चिकित्सा में जैसे कि उसमें हम कैटेगरीज करते हैं, वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। तो इसमें कफ और पित्त प्रधान जो स्किन डिसऑर्डर्स है, उसके अंदर वोमन ये मस्ट कंडीशन है। क्योंकि दोष बहुदोषावस्था अगर है तो उसमें हमको वोमन या विरेचन करना चाहिए, नहीं तो शमन औषधि की मात्रा बहुत ज्यादा प्रमाण में देना पड़ता है और पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होता है। अगर हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, खास करके स्किन डिसऑर्डर्स के जो स्किन स्पेशलिस्ट के पास 2-2 साल मेडिसिन लेके पेशेंट आते हैं और ठीक नहीं होते हैं, ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं हम उसको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका, प्लीज ऑफ द म्यूट योर माइक। तो कफ और पित्त प्रधान व्याधि में या फिर कफ और पित्त प्रधान स्किन डिसऑर्डर्स में हम वमन हमको ये इंडिकेटेड होता है। जैसे कफ प्रधान स्किन डिसऑर्डर्स की क्या सिम्टम है, तो श्वेतता, शैत्यता, कंडू, स्थैर्य, उत्सेद, गौरव, ये सब सिम्टम हमको कफज व्याधि में, कफज स्किन डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। इसमें स्नेह, क्लेद, जंतु भी, ये सब कंडीशन देखने को मिलते हैं। अब इसके प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट स्किन डिसऑर्डर्स में क्या बोला है, बहुदोषजन्य त्वक रोग में शोधन इसेंशियल है। इसमें तो सभी प्रकार के शोधन बोले, लेकिन सबसे पहले शोधन इसके अंदर वमन होता है। क्योंकि इसमें क्लेद बहुल अवस्था होती है, कफ बहुल अवस्था होती है, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बोला है कि वमन करना है। उसके बाद विरेचन, रक्त मोक्षण, ये सब कंडीशन स्किन डिसऑर्डर्स में बोली गई है। तो इसमें हमको अंशांश कल्पना देखना पड़ता है। तो क्विक और कंप्लीट रिजल्ट हमको अगर चाहिए तो कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, किस गुण से बढ़ा है, अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो स्किन डिसऑर्डर्स में खास करके स्त्रावी है या अस्त्रावी है, ये हम पहले देखते हैं। फिर सामान्य सिद्धांत ऑल क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर्स में शोधन बोला गया है। विशेष सिद्धांत में स्पेसिफिक रसायन और शमन औषधि शोधन होने के बाद हम देते हैं। तो वमन इज प्राइम शोधन चिकित्सा। और कुष्ठ के श्लोक में चिकित्सा के सूत्र में ही बोला है कि वातोत्तरेषु सर्पिर वमनम श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु, मतलब वात प्रधान कुष्ठ में हम सर्पी मतलब घृत सिद्ध देते हैं, और वमन के अंदर सॉरी कफ प्रधान कुष्ठ के अंदर हम वमन देते हैं। तो शोधन इंत्वक रोग, पहले वमन फिर विरेचन फिर स्नेह विरेचन, इस टाइप की चिकित्सा होती है। और उसके अंदर भी स्किन डिसऑर्डर्स में हमको पक्षात पक्षम छदनान्य अभ्युपेय मासान मासन शोधनान्य अधस्ताद,
मतलब 15-15 दिन में वमन करना है, एक एक महीने में विरेचन करना है, 6 महीने में रक्तमोक्षण करना है। इस प्रकार का चिकित्सा सूत्र अष्टांग हृदयकार ने बोला है। तो इतना इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में खास से वमन के लिए बोला है। अभी ऑथेंटिक पंचकर्म में हमको बैक्टीरिया से बचना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेन्ड पंचकर्म फिजिशियन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर पंचकर्म, डे टू डे पंचकर्म, ओपीडी लेवल पंचकर्म, आईपीडी लेवल पंचकर्म, ये सब प्रॉपरली अगर हम करते हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पूर्व कर्म के अंदर वमन करने के पहले हमको अभ्यंतर स्नेहपान करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले भी सबसे पहली स्टेप होती है रुक्षण। अगर रुक्षण प्रॉपरली नहीं किया गया तो आपका अभ्यंतर स्नेहपान प्रॉपर नहीं होता है। आजकल हम देखते हैं कि खास करके यंग फीमेल्स या फिर फीमेल पेशेंट होते हैं, वो घी पीने को तैयार ही नहीं होते। जब घी नहीं पिएंगे, प्रॉपर अभ्यंतर स्नेह पानी नहीं होगा, तो हम प्रॉपरली वोमन ये पंचकर्म नहीं कर सकते, ना विरेचन पंचकर्म कर सकते हैं। तो ये रुक्षण चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट होती है वोमन करने के पहले। अब इसमें रुक्षण कैसे करना है ऐसे पेशेंट को? दो लेवल पे इसमें काम करना पड़ता है। एक मानसिक, मतलब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना पड़ता है। बहुत से पेशेंट सिर्फ घी देखने से डरते हैं, उनके बॉडी में कुछ नहीं होता है, लेकिन ना उत्क्लेश होता है, लेकिन उनको घी पीने से ही डर लगता है। और दूसरे होते हैं कि बॉडी के अंदर रुक्षता नहीं है, घी के प्रति एफिनिटी नहीं होती, इसलिए वो अभ्यंतर स्नेहपान जितने क्वांटिटी में करना चाहिए उतना नहीं कर पाते, और उसके वजह से हमारा प्रॉपर शोधन नहीं हो पाता। तो इसलिए सबसे पहले चिकित्सा होती है रुक्षण। वो किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या हम ड्रग दे सकते हैं, इसमें हम डिटेल में जब वोमन का वर्कशॉप होगा तब देखेंगे। तो इसमें प्राइमरी स्टेप आपका होना चाहिए रुक्षण, देन दीपन, देन अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति उस पेशेंट की हमको देखना है। पिप्पलादि गण, दीपनीय गण, है हम दीपन घी पेशेंट को प्रॉपर पचना चाहिए इसलिए देते हैं। पाचन के अंदर जैसे अग्नितुंडी वटी है, शंखवटी है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, ये देके हम उसको पाचन करवाते हैं। तो रुक्षण दीपन पाचन करने के बाद प्रॉपर स्नेहपान हम पेशेंट के अंदर कर सकते हैं। स्नेहपान हम क्यों करते हैं? कि स्वस्थान में दोषों की वृद्धि हो और स्वेदन करके उस दोषों को हम लिक्विफाई कर सके, द्रवीभूत कर सकते हैं। उसके बाद उसको कोष्ठ में लाना है और कोष्ठ से उसको बाहर फेंकना है, आइदर अपवर्ड डायरेक्शन मींस इन वोमन और बाय लोअर डायरेक्शन इन विरेचन। तो इसके लिए स्टेप्स हो गई हमारी रुक्षण, दीपन, पाचन, आभ्यंतर स्नेहपान और स्वेदन। तो इस तरीके से सिक्वेंसली ये सब चीजें आपको फॉलो करना है। अब वोमन के अंदर आता है वोमनोपक ड्रग। आकंठ पान के लिए कौन से द्रव्य देना चाहते हैं? तो प्रैक्टिस में हम क्षीर, इक्षुरस, स्निग्ध यवागु, मधुदक मतलब यष्टि मधु का फांट, लवण जल, इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा डिसीज के अंदर हमको कौन सा लेना चाहिए, क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्या इजीली हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल देख सकते हैं। लेकिन इतने सब ड्रग्स के बारे में आयुर्वेद में लिखा गया है, प्रैक्टिस में कई प्रैक्टिशनर इसको यूज करते हैं। अब वोमन किस किस कंडीशन में देते हैं? तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए हम वसंत ऋतु में देते हैं। उसके बाद अत्ययिक अवस्था में भी वोमन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने विष का सेवन किया है, कुष्ठ व्याधि है, इसमें अत्ययिक अवस्था में देते हैं। व्याधि अवस्था, तमक श्वास का पेशेंट वेगावस्था में आपका पास आया है और कफ डोमिनेटेड कंडीशन है, तो उसमें हम वोमन देते हैं। उसके बाद रसायन और वाजीकरण सेवन के पहले शरीर का शुद्धिकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें रसायन के एज अ पूर्व कर्म हम वमन देते हैं। वाजीकरण के पूर्व भी वमन कर्म देते हैं। मार्ग विरुद्ध चिकित्सा, अधोग रक्त पित्त का पेशेंट है, रक्त प्रदर का पेशेंट है, किसी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, इस पेशेंट को आप एक सद्य वमन दीजिए या फिर क्लासिकल वमन दीजिए, उसका अधोग रक्त पित्त इमीडिएटली ठीक होता है। ये प्रैक्टिस में हमने कई बार देखा है। तो मार्ग विरुद्ध चिकित्सा करनी पड़ती है, जैसे कि ऊर्ध्व रक्त पित्त है, मतलब आमाशय से रक्त पित्त बाहर, रक्त और पित्त बाहर आ रहा है, तो इसमें हम विरेचन देते हैं। तो ये विरुद्ध मार्ग की चिकित्सा है जिसके अंदर वमन दिया जा सकता है। उन्माद अपस्मार जैसी क्रोनिक कंडीशन, मनोव्याधि है, उसके अंदर भी वमन आचार्य चरक ने बोला है। विरेचन देने के पहले विरेचन के कॉम्प्लिकेशन ना हो, बस्ती में देने के पहले बस्ती के कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए उसके बेटर रिजल्ट्स के लिए वोमन, ये प्रायर ट्रीटमेंट होती है। वोमन उसके पहले करना चाहिए, बाद में विरेचन करना चाहिए, नहीं तो कभी बार पेशेंट को प्रवाहिका या ग्रहणी जैसी बीमारियां हो सकती है, ऐसे आचार्य चरक ने कहा है। इसलिए सबसे पहले शोधन में वोमन का नंबर आता है। तो वोमन के इंडिकेशन हमने देखे,
कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को अगर यमा आया है, कार्डियक डिसऑर्डर्स है, तो वोमन के अंदर सब अपर रेस्पिरेटरी मसल्स और डायफ्राम के आजू बाजू के जितने मसल वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो कार्डियक डिसऑर्डर्स के अंदर हम सीवियर कार्डियक या फिर ट्रिपल वेसल डिसीज वाले पेशेंट है उसके अंदर हम वोमन नहीं दे सकते। सीवियर हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको अभ्यंतर स्नेहपान नहीं कर सकते, इसलिए इसको वोमन भी नहीं दे सकते। रिनल डिसऑर्डर्स का पेशेंट है एक्यूट अवस्था में, उसको हम नहीं दे सकते। कुछ सर्जिकल कंडीशन है, इंटुससेप्शन है, असाइटिस का पेशेंट है, इसमें हम वोमन नहीं दे सकते। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, पेशेंट में आमाशय के अंदर अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, इस कंडीशन में हम वोमन नहीं दे सकते। यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। नर्वस पेशेंट में उसको काउंसलिंग करके देना पड़ता है, इमीडिएटली हम उसको वोमन नहीं दे सकते। सद्य वोमन के लिए कौन से ड्रग प्रैक्टिस में यूज किया जाते हैं, उसमें सेंडोजल, इक्शूरस, उष्णाम्बु, ये हम सद्य वोमन के लिए यूज कर सकते हैं। सद्य वोमन अगर श्वास का पेशेंट एक्यूट अवस्था में आ गया है तो आपको उसको अभ्यंतर स्नेहपान स्वेदन ये सब करते नहीं बैठना, वेगकालीन चिकित्सा आपको देना है जिसके अंदर स्नेहन स्वेदन आपको नहीं करना है। लोकल स्नेहन स्वेदन कर दिया पेशेंट का, लवण जल उसको पिला लिया और इमीडिएट वोमन करवा लिया, फिर उसको प्रॉपर डाइट देना है, स्निग्ध ओदन वगैरह देके। वोमन के लिए कौन से ड्रग ऐसे कंडीशन में हम सिलेक्ट करते हैं, तो पिप्पली, सेंधो और मधु। सिर्फ इतना सिंपल देने से भी उस पेशेंट को वोमन हो जाता है। ये हो गया सद्य वोमन इन एक्यूट अवस्था ऑफ श्वास। फिर उसको धूमपान जैसे हरिद्रा है, लाक्षा, एरंडमूल, मनाशेला, देवदारू, हरताल, जटामासी, इन सब ड्रग को लेके आप उस पेशेंट को धूमपान करके उसकी एक्यूट अवस्था ऑफ श्वास आप ठीक कर सकते हैं। तो वोमन के अंदर हम उसका वोमन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, वोमन की क्या क्या मेथड है। आचार्य वाग्भट ने वोमन के 2 मेथड बोली है और प्रैक्टिस में दोनों भी यूज करते हैं, लेकिन कौन सी मेथड कब यूज करना चाहिए ये हम जब वर्कशॉप करेंगे उसके अंदर डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये दोनों भी मेथड प्रैक्टिस में यूज होती है। फिर उसके बाद पेशेंट को हम देखते हैं कि 15 से 20 वेग आते हैं, कभी 7 से 8 वेग आते हैं। तो वेग का काउंट कैसे करना है, मतलब हाईएस्ट वेग प्रथम प्रथम शुद्धि के अंदर, उत्तम शुद्धि के अंदर 8 वेग बोले हैं और पेशेंट 10 से 12 वोमिटिंग करता है, तो क्या ये सभी वेग होते हैं क्या? तो वेग और उपवेग में आपको डिफरेंस करते आना चाहिए। वोमन विधि जब चलती है तो क्या साइन और सिम्टम्स देखना चाहिए जिससे हमको पता चले कि वोमन सम्यक हो रहा है। कितनी क्वांटिटी में दोष बाहर आए वो कैसे कैलकुलेट करना है। वार्म ड्रग जैसे ही हमने कल्पस्थान में बहुत से वार्म ड्रग देखे हैं, क्या हम सभी यूज करते हैं क्या प्रैक्टिस में? या फिर डिसीज वाइज भी वोमन के योग अलग अलग बोले वो हम प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। वोमन की मोड ऑफ एक्शन क्या है ये अगर हमको समझ में आया तो किस कंडीशन में वोमन कब करना है ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये सब पॉइंट्स हम वर्कशॉप के अंदर कवर करने वाले हैं। यहाँ पे मैं हाइलाइट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या वोमन करते समय इंपॉर्टेंट होता है। वासंतिक वोमन, इसमें हमारे वसंत ऋतु में होने वाली व्याधियों से बचने के लिए हम करते हैं। वोमन बाकी पंचकर्म से एक रिस्की प्रोसीजर है, लेकिन अगर आपको वोमन ने अपने लाइव देखा हुआ हो, किया है, तो आपको ये प्रोसीजर उतनी हार्ड नहीं लगेगी। तो हमने देखा कि पहले रुक्षन, दीपन, पाचन। अब हम वोमन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म लेते हैं। एनी इरेगुलरिटी इन कंडक्टिंग वन ऑफ द थ्री प्रोसीजर विल लीड टू हार्म, यानी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए सभी प्रोसीजर आपको प्रॉपरली करना है। जिसके अंदर कौन सा पेशेंट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पेशेंट की स्क्रीनिंग कैसे करना है और पूर्व कर्म क्या क्या करना है, ये सब आपको वोमन करते समय सोचना पड़ता है। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया में कौन से पेशेंट लेना है, तो आचार्य बोलते हैं शेषास्तु मम्य विशेषस्तु पीनस, कुष्ठ, नवज्वर, राजयक्ष्मा, कास, श्वास, गलग्रह, गलगंड, स्लीपत, मंदाग्नि, विरुद्धाजीर्ण, विसूचिका, अलसक, विषगर, जिसने विष पिया हो, पीतदष्ट, विदग्ध विद्ध, शोणितम, पित्त प्रसेकन, दुर्नाम, हृल्लास, अरोचक, विपाक, उन्माद और अपस्माद, इतने सब कंडीशन आचार्य चरक ने वोमन के लिए बोले हैं। उसके बाद शोप है, पांडु है, मुख फाक, अगर डिलीवरी होने के बाद बच्चे के अंदर कुछ आपको डिसीज दिख रहे हैं तो दुष्ट स्तन्य के लिए भी वोमन बोला गया है।
प्रेग्नेंट लेडी में हम वोमन नहीं करते, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी दुष्ट स्तन्य के लिए हम मेडिसिन वोमन देके पेशेंट बच्चे की बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो इतने सब कंडीशंस वोमन के लिए आचार्य ने बोले हैं। तो ये सब कफ उत्क्लेशित अवस्था, दोष प्रधान आपको दिख रहा है, बहुदोषावस्था दिख रही है, तो इस सब कंडीशन में आप वोमन दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कफ पित्त डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है, वात डोमिनेंट डिसऑर्डर में कभी भी वोमन नहीं देना है। लेकिन कफ बढ़ा हुआ हो, कफ के साथ पित्त का भी अनुबंध हो, तो भी हम वोमन दे सकते हैं। स्वस्थ अवस्था में फिजिकली फिट करने के लिए हम साल में एक बार वोमन करवा सकते हैं। वोमन के लिए 55 से 60 साल का एज होना चाहिए। उससे ज्यादा एज का पेशेंट अगर स्ट्रेंथ अच्छा है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। बच्चों में भी 8 से 12 साल के ऊपर ही करना चाहिए, आइडियली 12 साल बोला है। लेकिन कफ डिसऑर्डर्स है तो हम कुछ कंडीशन में 8 से 12 साल के बच्चे में भी वोमन करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत स्किलफुली करना पड़ता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि इसमें कौन सी व्याधि, तो खास करके अधोग रक्त पित्त है। अम्ल पित्त के अंदर भी सर्वप्रथम पूर्वम तु वमनम देयम पश्चात मृदु विरेचनम, ये उसका चिकित्सा सूत्र बोला गया है। अम्ल पित्त के पेशेंट को आपको पहले वमन देना है और फिर ये विरेचन करना है। तो ये पेशेंट आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, वरना ये आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लाइफ लॉन्ग लेने की जरूरत पड़ती है। तो अम्ल पित्त में खास करके कश्यप संहिता में एक रेफरेंस दिया है, और उन्होंने बोला है कि अगर दूध हम एक आधे उटेंसिल में, मतलब बर्तन में जमाते हैं, और वो अगर नहीं धोया और उसमें नया दूध डाला तो फट जाता है। उसी तरह के अम्ल पित्त का पेशेंट का होता है। अगर आमाशय का दोष ठीक से आपने प्रॉपरली शोधन नहीं किया तो फिर से उसको अम्ल पित्त होते रहता है। इसलिए उसको पूर्वम तो वमनम देयम पश्चात मृदु विरेचनम ऐसा बोला है। तो वमन इज इंडिकेटेड इन अम्ल पित्त। उसके बाद शीत पित्त के पेशेंट में, उदर्द के पेशेंट में, कोट के पेशेंट में थोड़ा कफ डोमिनेंट रहता है, तो इस सब में भी आप वमन करवा सकते हैं। उसके बाद मेदो रोग के अंदर ओबेसिटी और डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज के अंदर भी वोमन के रिजल्ट्स प्रैक्टिकली अच्छे देखने को मिलते हैं। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि डायबिटीज के पेशेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट में अगर वोमन और साथ में उद्वर्तन करते हैं तो आपका मेडिसिन का डोज 50% रिड्यूस हो सकता है इफ प्रॉपरली डन। स्लीपत के पेशेंट के अंदर कुष्ठ में, नवज्वर में, कांस में, कफज उन्माद और अपस्मार में, शोथ रोग अगर पेशेंट में है तो इन सब में वोमन इंडिकेटेड बोला गया है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर बोला है कि क्षतक्षीण, अति स्थूल, अति कृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल इन पेशेंट में नहीं करना है। और भी सब कंडीशन बोले हैं जो मैंने ऑलरेडी कवर किया था। हृदरोग का पेशेंट है, प्लीहा, गुल्मा, अस्टेला, स्वरोपघात, इन सब कंडीशन में आपको नहीं करना है। लेकिन यही पेशेंट अगर उनका स्ट्रेंथ अच्छा है और कफ का उत्क्लेश बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आप थोड़ा रिस्क लेके कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट का स्ट्रेंथ, सत्व, बल अच्छा होना चाहिए। ये सब संहिताओं में वर्णन आया है, ये इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप ये कहीं भी पढ़ सकते हो। स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का अम्ल पित्तक फॉर एग्जांपल अपने पेशेंट लिया तो अगर जरूरत पड़ी तो उसमें हमको एंडोस्कोपी या यूएचजी भी करना पड़ता है। उदर शूल के लिए अगर गलती से हमने कर लिया और पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है तो पेन बढ़ सकता है, तो कुछ कुछ कंडीशन में हमें स्क्रीनिंग के लिए एंडोस्कोपी या यूएचजी भी करना पड़ता है। बायोकेमिकल के अंदर हम बहुत सारे पेशेंट के ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वुमन के लिए मैं बताता हूँ कि आजकल रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ गया है, पेशेंट भी फिर हम पे क्लेम कर सकता है। इसलिए एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन प्लस ईसीजी, ये आपके वुमन के पूर्व मस्ट होना चाहिए। वुमन करने के पहले, जैसे हम कोई सर्जरी जब सर्जन करता है तो वो पेशेंट का एमडी फिजिशियन के पास से फिटनेस लेता है, उसी टाइप से वुमन करते समय हमको फिटनेस टेस्ट करना चाहिए। उसके अंदर रूटीन बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन प्लस एक ईसीजी कर लेना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पूर्व कर्म के अंदर रुक्षन, दीपन, पाचन ये 3 से 5 दिन तक करना है। फिर जब तक अभ्यंतर स्नेहपान के सिम्टम प्रॉपरली नहीं दिखते, अधस्ताद स्नेह दर्शनम, त्वचा के ऊपर स्नेह, स्नेह उद्वेग, ये सब सिम्टम जब तक नहीं आते तब तक आपको देना है। कितने दिन देना है, तो 3 से 7 दिन। और समझ लीजिए 7 दिन देने के बाद भी अगर ये सिम्टम नहीं दिखते तो फिर आपको उसको नेक्स्ट डे वोमन आप नहीं दे सकते, आपको फिर से अभ्यंतर स्नेहपान प्रॉपरली करवाना पड़ता है। उसके बाद ही आप वोमन या विरेचन इस तरीके शोधन कर सकते हैं। तो अभ्यंतर स्नेहपान के सिम्टम्स भी प्रॉपर आपको आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए और वो सब आपको देखना पड़ता है।
विश्राम दिवस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वुमन के अंदर, गैप डे जिसको बोलते हैं। मान लीजिए आपका 7 दिन तक अभ्यंतर स्नेहपान हो गया, फिर 8वें दिन आपको पेशेंट को स्नेह स्वेदन करना है और 9वें दिन विरेचन करना है। वुमन के अंदर एक ही दिन का विश्राम दिवस देना है। कई जगह ये एक गलत प्रैक्टिस चलती है कि 7 दिन अभ्यंतर स्नेहपान जब चलता है तो अभ्यंग स्वेदन भी करते हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। सिर्फ रेस्ट डे विश्राम दिन, और जिस दिन वमन करना है वैसे ही विरेचन के अंदर जिस दिन विरेचन करना है, और विरेचन के अंदर हम 3 दिन का गैप देते हैं। आभ्यंतर स्नेहपान खत्म होने के बाद 3 दिन का गैप विरेचन के लिए, वमन के लिए केवल 1 दिन का गैप देना है। अगर गलती से हम 1 दिन से ज्यादा गैप दे दिया और पेशेंट समझो 2 दिन बीच में आया ही नहीं या कुछ कारणवश चले गया, तो अब तीसरे दिन उसको वमन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वमन प्रॉपर होगा ही नहीं। क्योंकि वमन करने के लिए स्पेशल कंडीशन बोली है कि कफ डोमिनेटेड रहना चाहिए और पित्त कम मात्रा में रहना चाहिए। तो कफ डोमिनेटेड कंडीशन कब रहती है? जब आपने घृतपान कर लिया, एक ही दिन का गैप दिया है और उसको कफवर्धक आहार हम वमन के पहले दिन देते हैं, तो ही उसकी कफवर्धक अवस्था रहती है। इसलिए 1 दिन का ही गैप देना है, 2 या 3 दिन का गैप वमन के लिए नहीं चलेगा। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट ऑन गैप और रेस्ट डे, स्नेहन स्वेदन उसका पेशेंट का करना है, और इसके लिए अभिसंधि आहार बोला गया है। तो जो कफ बढ़ाए ऐसा आहार बोला गया है, इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं? तो उड़द की दाल, चावल या फिर दही चावल सबसे बेस्ट है। दही वड़ा पेशेंट को खाने को बोलना है शाम के टाइम। अगर आप पेशेंट को दही वड़ा खाना खाने को बोलेंगे तो पेशेंट सरप्राइज हो जाएगी, आयुर्वेदिक डॉक्टर तो दही मना करते हैं खाने के लिए, लेकिन वमन के लिए कफ बढ़ाने के लिए हमको ये सब कफोत्कर्षकर आहार हम पेशेंट को दे सकते हैं। वमन करने के पहले दिन पेशेंट को 10 बजे के पहले सोने के लिए बोलना है और दिन भर आराम करने के लिए बोलना है। पेशेंट का प्रॉपर काउंसलिंग करना है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। दूसरे दिन हम क्या क्या करने वाले हैं, तो आयुर्वेद में तो सब डिटेल में बोला गया है कि इसका स्वस्ति वाचन करना चाहिए, एल्डरली ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। तो ये सब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का पार्ट आता है, ताकि पेशेंट को लगे कि हमारी प्रोसीजर प्रॉपरली हो जाएगी। वामक योग, मदन फल, वमनोपक द्रव्य जो होते हैं वो यष्टि मधु इक्षुरस ये हमने देखे। अब वामक योग के अंदर खास करके सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रग बोला है मदन फल का चूर्ण। उसके अंदर मदन फल के अंदर जो पिपली होती है उसका चूर्ण हम लेते हैं। वो कितने क्वांटिटी में लेना है? तो पेशेंट के दोषों की अवस्था के हिसाब से 5 से 10 ग्राम तक। और इसकी मैंने इनिशियली भी बोला था 2 मेथड से करते हैं हम, तो कौन से मेथड से करते हैं उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी डिसाइड की जाती है। उसके बाद उसके साथ वमक योग के अंदर और बाकी मेडिसिन भी हम ऐड करते हैं, जिससे दोषों का विलयन प्रॉपरली हो और सब दोष उत्क्लेशित होकर बाहर निकल। जिसके अंदर पिप्पली चूर्ण 5 से 10 ग्राम लिया जाता है, वचा चूर्ण 1 से 4 ग्राम हम ले सकते हैं, सेंधो 5 ग्राम से 10 ग्राम तक ले सकते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। सभी 10-10 ग्राम नहीं लेना है, ये डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का स्ट्रेंथ कितना है, मेल पेशेंट है, फीमेल है, बाल है, वृद्ध है, ये सब कंडीशन डिसाइड करके उसके अष्टविध परीक्षण 10विध परीक्षण करके ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन ना वामक योग लेना है। जब आप आभ्यंतर स्नेहपान करते हैं उस पेशेंट का अग्नि और कोष्ठ का परीक्षण करके आपको समझ में आता है कि इस पेशेंट को कितनी मात्रा लगने वाली है। तो 2 तरीके के मेथड्स होते हैं। आकंठपान करवाने के बाद डायरेक्ट मदन फल का योग देना है, या फिर आकंठपान के काढ़े के अंदर ही मदन फल यूज करना है। तो ये डिटेल में हम जब वर्कशॉप करेंगे तब और भी डिटेल में इसको देखेंगे। जनरल एंड सेफ मेथड टू कैरी वुमन प्रोसीजर, जिसके अंदर हम शुरुआत में सुबह सुबह पेशेंट को यवागुपान करते हैं, और फिर यवागुपान करने के बाद आकंठपान, और आकंठपान करने के बाद पेशेंट को वामक योग देके, वामक मदन फल का वामक योग देके वेट करते हैं कुछ देर तक, और फिर पेशेंट को वमन का योग शुरू होता है। तो ड्यूरिंग वेटिंग पीरियड कितना होना चाहिए, और वेटिंग पीरियड के अंदर क्या क्या हमको सिम्टम चाहिए देखना चाहिए। व्हाट टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग वोमन प्रोसीजर, वोमन द्रव्य देने के बाद वेट आपको 1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स तक वोमन आपका पूरा कंडक्ट होना चाहिए, इसलिए 10 से 15 मिनट आपको वेट करना है आकंठपान और वामक योग देने के बाद। फिर उसके कुछ सिम्टम्स बोले गए हैं, वो सिम्टम्स पेशेंट में दिख रहे हैं क्या देखना चाहिए, और उस सिम्टम्स से पता चलता है कि दोष कोष्ठ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपके स्वेद प्रादुर्भाव होगा, रोम हर्ष होगा, पेशेंट का सिर दुखने लगेगा, और एब्डोमेन के अंदर डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब दोष द्रवीभूत होके शाखा से कोष्ठ के अंदर आ गए हैं और अब वो बाहर निकलने को तैयार है। तो ये सब सिम्टम आपको वहां पे ऑब्जर्व करना होता है, तभी आपको समझ में आएगा हमारा प्रॉपर जो हम कर रहे हैं वमन वो सब स्टेप्स प्रॉपरली हो रहे हैं।
पोजीशन ऑफ द पेशेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का वोमन प्रॉपर हो इसलिए, तो जानु तुल्य आसन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी लेवल तक उस पेशेंट को बैठाना है। आजकल रेडीमेड वोमन पीठ मिलते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो उस टाइप के उस लेवल पे आपको पेशेंट को बैठाना है। अवॉइड द फॉलोइंग पोजीशन ड्यूरिंग वोमन। नो मोर टिल्टिंग बिल्डिंग फॉरवर्ड्स, बहुत ज्यादा आगे झुकना नहीं है। नो कीपिंग द स्ट्रेट हेड व्हाइल वोमिटिंग, नो साइड वेज टिल्टिंग, आजू बाजू में नहीं मुड़ना है, या फिर बहुत ज्यादा सर सीधा रख के वोमिटिंग नहीं करवाना है। इससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है और वोमन का जो हमारा प्रोसीजर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। जब पेशेंट का हमने वार्म अप योग दे दिया और पेशेंट को अगर वोमिटिंग नहीं हो रहा है, तो सिंपल आपको एक करना पड़ता है, कंठपीड़न करना है। तो कंठपीड़न के लिए आचार्य ने जो स्टेप बोली उसमें अंगुली ऊपर तालू को लगाना है। लेकिन वो भी अगर आपको नहीं करना है तो सिंपल रबर कैथेटर आपको तालू के पीछे वाले हिस्से में टच करेंगे तो इमीडिएटली वोमन शुरू हो जाता है। और ये हमको लास्ट वोमन जब खत्म करते तब भी ये करके जो कुछ कंटेंट बचा है वो बाहर निकालने के लिए भी हमको करना पड़ता है। व्हाट टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग वोमन प्रोसीजर, तो इसके 4 क्राइटेरिया होते हैं। इस क्राइटेरिया में हमको देखना पड़ता है कि प्रॉपर वोमन हुआ है या नहीं है, ये तब समझ में आता है। जिसके अंदर है अंति की क्राइटेरिया, वैगी की क्राइटेरिया, मानी की क्राइटेरिया और लैंगी की क्राइटेरिया। अंति की क्राइटेरिया मीन्स क्या कि वोमन के एंड में क्या होना चाहिए। वोमन प्रोसेस कंटिन्यूअली गोज ऑन एक्सपेलिंग द ह्यूमरस थ्रू द मीडियम ऑफ ओमिटस। सबसे पहले कफ निकलेगा, उसके बाद पित्त निकलना शुरू होता, ऐसा आचार्य चरक ने सिद्धिस्तान में बोला है। तो पित्तांत वमन होना चाहिए, ये है अंत्य की क्राइटेरिया। मतलब आखिरी में अगर पित्त आ गया, मुंह में पित्त की टेस्ट आ रही है, कड़वापन लग रहा है, इसका मतलब हमारा वमन पित्तांत वमन हो चुका है। द एक्सपल्शन ऑफ कफ पित्त आर एडजस्ड बाय आस्किंग द चेंजेस इन सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को गले में जलन होगी, कड़वापन लगेगा और पित्त की जैसे टेस्ट होती है वो उसको लगना शुरू हो गया, इसका मतलब हमारा अंत्य की क्राइटेरिया आ चुका है। अब हमको वमन का प्रोसीजर स्टॉप होना चाहिए या फिर वो अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। क्योंकि जब तक बॉडी के अंदर दोष है और हमने जो वमनोपक द्रव्य दिए वो बाहर नहीं निकलते, तब तक पित्त बाहर आना शुरू नहीं होता है। वेग के अंदर आचार्य चरक ने 4, 6 और 8 वेग बोले हैं, जिसमें हीन शुद्धि में 4, मध्यम शुद्धि में 6 और उत्तम शुद्धि में 8 वेग आते हैं। तो 8 वेग, वो भी वेग कौन से काउंट करना है, जो स्टमक में से फोर्सफुली आते हैं वो। कभी कभी हम आकंडापान करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पेशेंट ऐसा वोमिटिंग करता है, बाउट्स निकलते हैं, तो उसको उपवेग कहा जाता है। उसको वेग नहीं बोलते, वेग उसको ही बोलते हैं जब वो आमाशय से बाहर निकले। उपवेग मीन्स नियरर टू वेग विच कैन बी एक्सप्लेन एज लेसर इन क्वांटिटी एस्पेक्ट देन वेग। तो ये वोमन पीट है जो मैंने बोला था। इस लेवल पे आपको पेशेंट को बिठाना है। ये हमारे वोमन की प्रोसीजर अभी ऑन गोइंग है, उसके अंदर का फोटो है पिछले साल का। वोमन पिट इस लेवल पे होना चाहिए। पेशेंट को देखिए किस तरीके की पोजीशन देना है, उसका सर पकड़ना है एक हेल्पर ने, दूसरे हेल्पर ने उसको एब्डोमिन पे प्रेस करना है ताकि वो आकंठपान किया हुआ सब द्रव्य बाहर निकल सके। तो पेशेंट में आपको इस तरीके से लेना पड़ता है। 2 से 3 हेल्पर आपके साथ वमन करते समय करना होना ही चाहिए। केवल एक आदमी या एक फिजिशियन और आपका एक अटेंडेंट वमन करते समय हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर आपके पास मेजरिंग ग्लास होना चाहिए, आपने कितना काढ़ा पिलाया, कितना बाहर निकला, ये काउंट करते आना चाहिए। इसलिए रैंडमली कितना ही क्वांटिटी में आपने दे दिया ऐसा नहीं चलता। वोमन के अंदर आपको पूरे उसके स्टेजेस लिखना पड़ता है कि कितने क्वांटिटी में पेशेंट ने पिया है, कितने टाइम से हमने उसको, कितने बजे हमने उसको कितने बजे हमने उसको अ, आकंठपान दिया है, वामक योग कितने बजे दिया है, उसका एवरी 15 मिनट्स हमको उसका बीपी देखना है। कभी कभी पेशेंट का बीपी शूट हो जाता है, तो ऐसे टाइम हमको प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। लैंगिक क्राइटेरिया मतलब सम्यक सिम्टम ऑफ वोमन और विरेचन, मतलब लाक्षणिक चिकित्सा दिखना चाहिए कि कफ शुद्धि होने के बाद पेशेंट में इंद्रिय प्रसाद होना चाहिए, कफ और पित्त शरीर में कम होना चाहिए, उसकी बीमारी जिस बीमारी के लिए हम वमन दे रहे हैं वो बीमारी थोड़ी हद तक कम होना चाहिए। ये सब सिम्टम होते हैं लैंगिक क्राइटेरिया। तो सबसे मेन क्राइटेरिया होता है लैंगिक क्राइटेरिया, सेकंड वन इज अंत्य की क्राइटेरिया। मतलब वमन अगर हम दे रहे हैं तो दैट शुड बी पित्तांत, और विरेचन दे रहे हैं तो दैट शुड बी कफांत।
तो सम्यक वमन के लक्षण क्या बोले? तो एक्सपल्शन ऑफ कफ फॉलोड बाय पित्त एंड वात, प्यूरिफिकेशन ऑफ हृदय पार्श्व मूर्ध्व इंद्रिय स्त्रोतस, ये सबकी शुद्धि होना चाहिए। बॉडी में हल्कापन आना चाहिए, लाइटनेस इन द बॉडी। काले प्रउत्तम और क्रम से दोष निकलना चाहिए। और पेशेंट को लाइटनेस इन द बॉडी, इंद्रिय प्रसाद, ये सब सिम्टम पेशेंट में दिखना चाहिए। पश्चात कर्म के अंदर पेशेंट का जब वमन प्रोसीजर होता है और सब वमन, पित्तांत वमन हो गया, और 1 घंटे के बाद जब वमन आना बंद हो जाता है, उसके बाद हम पेशेंट को जो बचा हुआ कफ है उसको ठीक करने के लिए उसको धूमपान देते हैं। धूमपान के लिए कई द्रव्य आयुर्वेद में बोला गया है, तो आप उसमें वचा यष्टि जैसे द्रव्य ले सकते हैं। इसका धूमपान पेशेंट को कराना है, ताकि गले में जो चिपचिपापन रहता है पेशेंट का, जो कफ बचा हुआ रहता है, उसको हम निकाल सकते हैं। उसके बाद भी वमन प्रोसीजर हमारा बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमने संसर्जन क्रम अगर ठीक से फॉलो नहीं किया, तो भी पेशेंट को ग्रहणीय व्याधि होता है। संसर्जन क्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वमन एंड विरेचन। बस्ती में एक बार संसर्जन क्रम उतना नहीं बोला गया है, लेकिन वमन और विरेचन के बाद, क्योंकि वमन और विरेचन देने के बाद शरीर से दोष निकल जाते हैं, लेकिन दोष के साथ प्राकृत धातु या फिर प्राकृत दोष भी निकल जाते हैं। तो पेशेंट का अग्नि मंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, मतलब उसमें उतनी डाइजेस्टिव पावर नहीं रहती। हेवी मिल या फिर हेवी अनाज डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए उसको धीरे धीरे क्रम से अग्नि बढ़ाने वाला आहार देना पड़ता है, जो कम मात्रा में डाइजेस्ट होता है, ऐसा आहार देना पड़ता है। तो जिसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ संसर्जन क्रम आचार्य ने बोला है, जिसमें पेयादि संसर्जन क्रम, फिर जो मद्यपी लोग हैं, कफ वात और पित्त प्रकृति के लोग हैं, जिनका कफ डोमिनेटेड अवस्था है, ऐसे पेशेंट में तर्पण आदि संसर्जन क्रम बोला है। और फिर रस संसर्जन क्रम, मतलब कौन सा रस देना चाहिए, ये इस टाइप का भी संसर्जन क्रम आचार्य ने बोला है। तो जनरली हम पेय आदि संसर्जन क्रम फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में आचार्य सुश्रुत ने तर्पण आदि क्रम फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो ये भी प्रॉपरली हमको याद रखना पड़ता है, और ये सब चीजों पे हमको ध्यान देना पड़ता है। और संसर्ज जितना वमन और विरेचन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट संसर्जन क्रम को है। मैं कई वेबिनार लेता हूँ, तब स्टूडेंट्स या फिर प्रैक्टिशनर पूछते हैं कि संसर्जन क्रम कितने दिन फॉलो करना चाहिए। तो जितनी बॉडी को हानि हुई है, मतलब जितने प्रमाण में शरीर से दोष निकले हैं, मान लीजिए पेशेंट का प्रधान शुद्धि हो गई और उसको 7 वेग आए, तो उस पेशेंट को 7 दिन आपको बॉडी को रेस्ट देना पड़ता है। तो तब तक आप उसको संसर्जन क्रम चलाते हैं, उसको नॉर्मल डाइट पे आप नहीं ला सकते। तो अगर हीन शुद्धि हुई तो आप 3 दिन ही संसर्जन क्रम दिया तो भी चलेगा, लेकिन संसर्जन क्रम अगर प्रॉपरली किया है, तो फिर पेशेंट की अग्नि फॉर एवर अच्छी हो जाती है, और उसका कफ उत्क्लेश पित्त उत्क्लेश की अवस्था नहीं आती है। अदरवाइज आप उसका अग्नि और कोष्ठ हैम्पर करते हैं, साथ में उसको ग्रहणी व्याधि भी उत्पन्न करते हैं। तो जितना वमन और विरेचन इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट संसर्जन क्रम का भी है। और वमन विरेचन होने के बाद कॉमन अष्टो महादुष्कर भाव बोले है, उसके अंदर उच्च भाषणम, मतलब जोर से नहीं बोलना है। रतक्षोभम, मतलब गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा घूमना नहीं है, पेशेंट को रेस्ट देना है, खास करके वमन और विरेचन के बाद। अति संक्रमण नहीं करना है, न तो उसको अधदेह पीड़, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी के सीवियर पेन शुरू होते हैं। एक जगह पे नहीं बैठना है, विषम भोजन नहीं करना है, अहित भोजन नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है। पेशेंट लाई डाउन कर सकता है, लेकिन नींद नहीं लेना है, या फिर बैठे बैठे पेशेंट हम देखते हैं कि वोमन के प्रोसीजर में पूरा थक जाता है, और फिर वो दिन में दिवा सॉफ करने लग जाता है जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। तो आइडियली ये प्रोसीजर वोमन की डे केयर, मतलब एडमिट पेशेंट शाम तक आपके पास एडमिट रहे, इसी कंडीशन में करना है। सुबह वमन कर दिया और पेशेंट को घर पे भेज दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेशेंट फिर घर पे जाके सो जाता है, और फिर उसका दिवा सॉफ की वजह से श्लेष्मज व्याधि होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उसको ये अष्टो महादुष्कर भाव कर कम से कम अगले 15 दिन तक फॉलो करने के लिए बोलना है। ऐसा नहीं कि वमन हो गया तो सिर्फ 1 दिन के लिए, विरेचन हो गया तो 1-2 दिन कर लिया, ऐसा नहीं है। ये अष्टो महादुष्कर भाव उसको फॉलो करना है। अति मैथुन वर्ज्य करने के लिए बोला गया है। तो इतने सब प्रिकॉशंस ड्यूरिंग वमन आपको लेना पड़ता है। अगर आप प्रॉपरली वमन पेशेंट का कर पाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और कई बार हमने देखे कि एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है, साल में एक बार वमन कर लिया, सोरेसिस जैसा पेशेंट है, साल में एक बार वमन कर लिया, तो उसको स्केलिंग वापस नहीं आती है ना, आपके मेडिसिन का डोज भी 1/4 हो जाता है। जो मेडिसिन आप 2 बीडी 2 TDS देते हैं, वो 1 बीडी पे में काम करने लग जाती है। इसलिए प्रॉपर पंचकर्म करना, प्रॉपर आभ्यंतर पान के पूर्व से लेकर संसर्जन क्रम करने तक क्या क्या स्टेप्स होती है,
कौन सा द्रव्य किस व्याधि में सिलेक्ट करना चाहिए, यहाँ तक के आयुर्वेद संहिताओं में वर्णन किया गया है। तो ये सब डिटेल हम आने वाले वर्कशॉप के अंदर हम ये देखने वाले हैं। अभी हमारा एक बस्ती का वर्कशॉप हुआ था ऑनलाइन। अभी अब ऑफलाइन भी हम वर्कशॉप लेते हैं, जिसके अंदर हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, 1 to 1 बस्ती निर्माण। अलग अलग टाइप की बस्ती का निर्माण कैसे करना है, अलग अलग डिसीज में कौन सी बस्ती दे सकते हैं। इस तरीके के हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप चलते हैं। आपको चाहिए इसके बारे में डिटेल तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, वहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आने वाला जो हमारा वोमन का वर्कशॉप है वो 3 दिन चलेगा, जिसमें इसके बाद भी बहुत सी चीजें बची हुई है, वो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल इसके बारे में आपको ऑर्गेनाइजर से पता चलेगा। हाँ, मैं सो सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो बस्ती के स्टूडेंट्स है वो सर के बारे में अच्छे से जानते हैं। लगभग 600 के ऊपर स्टूडेंट्स ने बस्ती वर्कशॉप किया था, और वो सब लोग जानते हैं कि सर ने वहां पर कैसे पढ़ाया था, कि हम लवण की मात्रा इतनी ही क्यों लेते हैं। यहाँ से लेके सर ने इन डिटेल्स में ये सब चीजें हमें वहां पर कही थी। उसी टाइप में हम लोग 3 दिन का वमन वर्कशॉप ले रहे हैं। एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स लास्ट 3 सालों से फोर्स कर रहे हैं, जो बस्ती के स्टूडेंट्स है, पर सर को समय नहीं रहने की वजह से हमने इस साल सर की डेट ली है, और हम वमन वर्कशॉप लेने वाले हैं, जिसमें हम सद्य वमन, उसकी कंसेप्ट क्या है, क्या द्रव्य यूज कर सकते हैं, क्या इंडिकेशंस होते हैं, वमन कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, आइडियल प्रोसीजर क्या रहती है, प्रैक्टिकल वे कैसे रहता है वमन का, डिसीज वाइज वमन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सर ने शुरुआत में कहा है, एज वाइज हमें कल्पना कैसे रखना है, कॉम्बिनेशंस कैसे रखना है, हम बच्चों में कैसे वमन कर सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहते हैं, वमन के व्यापक प्रैक्टिकली हम देखते हैं। सर ने बोला है वैसे कि उसकी वजह से ग्रहणी होता है, और ग्रहणी के बाद में ईडी वगैरह जैसे भी डिसीजेस होते हैं, और जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि हम लोग पंचकर्म करेंगे, तो वही हमें हिस्ट्री में बताता है कि मैंने एक बार वमन किया था, उसके बाद में मेरे को एब्डोमिनल पेन प्रॉब्लम चालू है, और 2 साल के बाद में अब मैं ईडी को फेस कर रहा हूँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन फेस कर रहा हूँ। वमन के पूर्व हमें क्या आहार लेना है, पश्चात क्या आहार लेना है, संसर्जन क्रम क्या रखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रुक्षण पाचन हम किस टाइप से करते हैं, स्नेहन स्वेदन का इंपॉर्टेंस कैसे है। ये सब चीजें हम 3 दिन में सीखने वाले हैं। 20, 21, 22 मार्च को ये वर्कशॉप रहेगा। लेक्चर का समय रात में 9:30 से 10:30 के बीच में रहेगा, और इसकी फीस 1500 रुपए है। सब जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि सर कितनी माइन्यूट चीजें इसमें कवर करते हैं। अगर आपका वर्कशॉप के बारे में कुछ क्वेरीज है तो मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर डालता हूँ, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और वमन जैसा अच्छा कर्म हम अगर प्रॉपरली करते हैं तो डेफिनेटली चिकित्सा में इसका हमें काफी बेनिफिट होता है। एक दो तीन क्वेश्चंस इसमें आए हैं, मैं ऐसे ले लेता हूँ। हाँ वैसे तो डिटेल में हम हाँ वर्कशॉप सर। में लेने वाले हैं। हाँ सर। इन कफ उत्कृष्टकर कंडीशन इफ पेशेंट इज अनफिट फॉर वोमन देन व्हाट टू डू। इसमें हम सद्य वमन करवा सकते हैं। मैंने बोला ना अभी एक कोरोना के पेशेंट, कितना सीवियर पेशेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो उसमें ऐसे पेशेंट में हम सद्य वमन कर सकते हैं। और अनफिट कुछ दिन के बाद उसको फिर से हम अभ्यंतर स्नेहपान करवा के ये कर सकते हैं। तो आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे वो भी वर्कशॉप में सॉल्व की जाएगी। सद्य वमन और किन किन कंडीशन में कर सकते हैं, मैंने पहला ही स्लाइड सद्य वमन का बोला था, जिसमें बहुत से कंडीशन मैंने बताया था। जैसे कि अस्थमा का अटैक आ गया, कर सकते हैं आप। दोष अगर ऑलरेडी आमाशय के अंदर है, तानी उपस्थित दोषाणी ऐसा बोला गया है। मतलब उपस्थित दोष है, आमाशय में ऑलरेडी आ चुके हैं, शाखागत नहीं है, तो उस सब कंडीशन में हम सद्य वमन कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लोग स्नेहपान नहीं कर पाते क्या, बस्ती में स्नेह देखते हैं क्या, ऐसा करके स्नेहपान कर सकते हैं क्या। मैंने बोला था कि अगर पेशेंट अभ्यंतर स्नेहपान नहीं कर पाता तो उसके प्रॉपर वमन विरेचन हम नहीं कर सकते। लेकिन आचार्य शारंगधर ने इसके लिए बोला है कि वर्धमान मात्रा में हम बस्ती दे सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जो देखा वो बताता हूँ कि अभ्यंतर स्नेहपान के बाद होने वाला दोषोत्क्लेश और बस्ती केवल अनुवासन बस्ती देने के बाद होने वाला दोषोत्क्लेश काफी अलग है। क्योंकि यहाँ पे लीवर मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये सब पास होता है, और पूरे शाखागत शरीर तक ये स्नेह पहुंचता है। वेराज बस्ती में दिया गया उस टाइप से नहीं आपको देखने को मिलता, क्योंकि वहां लीवर मेटाबॉलिज्म और वो सब मेटाबॉलिज्म के थ्रू पास नहीं होता है।
तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अभ्यंतर स्नेपन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 99% पेशेंट में ये पॉसिबल है, केवल एक रुक्षण चिकित्सा करना पड़ता है। ये रुक्षण चिकित्सा के ऊपर और भी हम डिटेल में आने वाले वर्कशॉप में देखेंगे किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए। मेरे पास एक केस थी जिसने 32 साल में कभी भी घी नहीं पिया था, लेकिन मैंने उसको रुक्षण करवाया 7 दिन तक, और उसके बाद वो घी पीना शुरू कर दिया। तो रुक्षण किस तरीके से करना चाहिए ये भी होना चाहिए। इसमें मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था कि रुक्षण क्या क्या कर सकते हैं। दो टाइप लेवल पे हमको वर्क करना पड़ता है, एक मानसिक और दूसरा शारीरिक। यानी शरीर में रुक्षता उत्पन्न अगर हो गई तो अपने आप बॉडी को एफिनिटी बढ़ती है स्नेह के लिए, तो वो स्नेहपान करने के लिए तैयार हो जाता है ना। विरुद्ध चीज की हमको खाने की इच्छा होती है जिसकी डिफिशियंसी बॉडी में होती है। तो ऑलमोस्ट आज के जो क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, और आने वाले वर्कशॉप में हम डिटेल और भी क्वेश्चन कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ललित हेड़ा, डॉक्टर मंजू सचित्ते मैडम। थैंक्स सर, वेरी वेरी थैंक्स फॉर दिस इम्पोर्टेंट सेशन। तो इस वर्कशॉप के बारे में डिटेल आपको ग्रुप में पता चलेगा, आप डिटेल इंक्वायरी कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी ज्वाइन होके हम आने वाले फ्राइडे से ये शुरू करने वाले हैं। 20, सो थैंक यू। 21, 22 को रात में 9, 9:30 से 10:30 के बीच में लेक्चर होने वाले हैं। वर्कशॉप की फीस सिर्फ 1500 रुपए है। सिलेबस के बारे में ऑलरेडी मैंने कहा है, और हम लोग व्हाट्सएप मैसेज में भी पूरी चीज डालेंगे। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।